नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान कुंज एजुकेशनल सीरीज में। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 2 का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमने ये वाला पूरा सीरीज जो है वो बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में बनाने की कोशिश की है, ताकि दोनों माध्यम के बच्चे यानी कि इंग्लिश मीडियम हो और आइदर वो हिंदी मीडियम हो, दोनों बच्चों को फ़ायदा मिल सके और दोनों तरह के बच्चे इसको यूज़ कर सकें अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। चलिए, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि प्लीज़ एक बार उसको देख कर आएँ। आपको चीज़ें बेहतर क्लियर होंगी और जो इसका प्रीवियस वर्जन है उसके अंदर इसका फाउंडेशन हमने क्रिएट करने की कोशिश की है। तो 10 मिनट का लेक्चर है, कोई बड़ा लेक्चर नहीं है, तो आप एक बार उसके थ्रू होकर आइए और फिर इस चैप्टर को पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अभी तक हमने पढ़ा था भाग 1 के अंदर के सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस को हमने बांटा किस में है, अगर हम पदार्थ को कितने तरह के रूपों में विभाजित करते हैं, उसमें हमने एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर के टाइप्स और कोलाइडर और सस्पेंशन सभी के बारे में एक डिटेल में पढ़ लिया था। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम कि विलयन यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है। अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो सॉल्यूशन कितना क्या होता है, और ये मैं होमोजीनियस की बात कर रहा हूँ कि होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है। अब होमोजीनियस सॉल्यूशन को अगर हम आगे देखें तो ये दो तरह का आपको मिलेगा। एक होगा जो मिक्सचर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक होगा सैचुरेटेड। ये फिजिकल एविडेंस पे अगर हम बात करें तो एक होगा इसका सैचुरेटेड फॉर्म, जिसमें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट होगा वो डिसॉल्व होगा, यानी कि जो अधिकतम मात्रा विलय की होगी वो उसमें घुल चुकी होगी, उससे ज़्यादा उस तापमान पे, उस टेम्परेचर पे वो फर्दर उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होंगे वो कहलाएंगे आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं पानी में चीनी घोल रहा हूँ तो एक टेम्परेचर पे पानी में एक लिमिटेड अमाउंट चीनी घुल सकती है, लेकिन अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊं तो उसी में क्या करेंगे, हम ऐड कर सकते हैं फर्दर मोर, यानी कि एडिशनल शुगर को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अब क्या ये वाली चीजें अगर मैं लगातार बढ़ाता जाऊं तो क्या पॉसिबल है? नहीं, एक लिमिटेड टेम्परेचर के बाद वो फर्दर नहीं घुलेगी। जब ये चीजें आ जाती हैं, या एक टेम्परेचर की मैं बात करूं जिसमें आगे आप उस सॉल्यूट को नहीं घोल सकते, यानी विलय को नहीं घोल सकते, वो कंडीशन कहलाती है सैचुरेटेड। ऐसे वाले मिक्सचर को क्या कहला जाता है? सैचुरेटेड। अगर उसमें और भी चीजें घुल सकती हों तो ऐसे सॉल्यूट को कह सकते हैं, जैसे कि हम डेफिनेशन में देख रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन द फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज पॉसिबल एट गिवन टेम्परेचर, तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड के लिए अगर मैं बात करूं, एक मिनट, अनसैचुरेटेड, अगर अनसैचुरेटेड की बात करूं तो एक तापमान विषय में जो विलय है, विलायक में घुल जमने की क्षमता एडी रखता हो तो उसे मिश्रण को क्या कहेंगे? असंतृप्त मिश्रण कहेंगे। और इस तरह से दोनों तरह के मिश्रण आपके आसपास मिलते हैं। अब जो चाशनी जो होती है, जिसमें हम जलेबियों को डालते हैं, या आपने कैंडी जो बनती है उसमें जो बनता है, उसमें उससे ज़्यादा चीनी नहीं घुल पाती, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है आपका सैचुरेटेड। और जिसमें आप फर्दर घोल सकते हैं तो उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें हैं, एक जो घुलने वाला है, जो घुलता है, और जो जिसमें घुलता है, उनके हिसाब से हमने एक टेक्निकल नाम दिया होता है सॉल्यूशन को। अब सॉल्यूशन में भी अगर आपने किसके अंदर कौन सी चीज घोल रही है और वो किस तरह का सॉल्यूशन बना रहा है, उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट, अगर आपका विलयन यानी सॉल्यूशन है, तो विलय यानी कि जो घुलने वाली चीज है, अगर वो ठोस हो और वो घुल रही हो लिक्विड के अंदर, तो ऐसे को हम कहेंगे सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन। जैसे कि आपने चीनी घोली पानी के अंदर, तो क्या हो गया? ठोस हो गया सॉल्यूट, यानी कि सॉलिड हो गया सॉल्यूट, और लिक्विड हो गया आपका सॉल्वेंट, यानी कि विलायक क्या है? द्रव अवस्था में। एक एग्जांपल इसके सामने लेते हैं तो आपका आता है नींबू और पानी। तो इस तरह से ये चीजें आपको सामने देखने को मिल जाएगी। एक एग्जांपल इसका इंक भी है। नेक्स्ट, अगर किसी जगह में ठोस सॉल्यूशन कहलाता है, अगर विलायक यानी कि विलय भी क्या हो?
ठोस हो और विलायक भी क्या हो, ठोस हो। और ऐसे में एक एग्जाम्पल हमारे पास आता है एलॉय। एलॉय के लिए हमारा एग्जाम्पल जो है वो आप कह सकते हैं पीतल, जिसे हम ब्रास भी बोलते हैं, वो एक उसका उदाहरण है। इसके अंदर होता क्या है, इसमें करीबन करीबन 70% आपका कॉपर होगा और उसके अलावा इसमें इसके अंदर टिन या जिंक ली जाती है, जो कि ब्रास या कॉपर को बनाने या ब्रास या आपके ब्रॉन्ज को बनाने के लिए काम में आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ठोस में, ठोस या लिक्विड कोई भी चीज हो सकती है, वो ठोस भी हो सकती है यानी कि सॉलिड, या लिक्विड किसी लिक्विड सस्पेंशन में यानी कि सॉल्वेंट में घुला हो, और वो चीज इतनी जब बाहर आए या वो घुलने के बाद ऐसी हो जाए कि वो बहुत ही ड्रॉपलेट के रूप में आए, और वो ड्रॉपलेट इतनी हल्की हो कि वो हवा में भी तैर सकती हो, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं एरोसोल। जैसे कि आपने उदाहरण के लिए अपने घरों में परफ्यूम वगैरह देखे हैं, स्प्रेज देखे हैं, वो यही काम करते हैं कि वो बहुत कण छोड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, इसके अंदर एक गैस लिक्विड सॉल्वेंट में घुली होती है, और यही एक एग्जांपल है कि आपका सेविंग फॉर्म। सेविंग फॉर्म के अंदर होता क्या है कि ये देख रहे हो बहुत फ्लफी सा होता है। फ्लफी क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर बाहर वाला पोर्शन तो लिक्विड है, लेकिन इसके अंदर एयर ट्रैप होती है, काफी ज्यादा इसके मात्रा में एयर ट्रैप होती है, जिसकी वजह से इसका एक्सपेंशन हो जाता है। फॉर्म किसी भी रूप में हो, उसके अंदर हमेशा हवा होगी, और बाहर का आउटलेट जो बाहर का केसिंग होगी वो लिक्विड भी हो सकती है, वो सॉलिड भी हो सकती है, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसे डिफरेंट फॉर्म के रूप में भी देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट आता है आपका सॉलिड फॉर्म, और सॉलिड फॉर्म के अंदर गैस जो है वो तो होगी सॉल्यूट, और वो किस सस्पेंशन किस सॉल्वेंट में होगी, यानी कि किस फॉर्म में उसका सस्पेंशन होगा, वो होगा आपका ठोस में यानी कि सॉलिड में। अगर आप घर में जिस गद्दों पे बैठते हैं वो भी फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल इसी रूप में होता है, इसीलिए सॉलिड होता है। इसके अंदर ये जो आप देखते हैं छोटे छोटे छेद या छोटा छोटा गैप जो बना होता है, वो गैप होता है एयर की वजह से। सेम चीज आपने देखी होगी कि ब्रेड वगैरह के अंदर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं, तो वो सभी क्या हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर आते हैं। तो इन्हीं को हम सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है जेल। जेल के अंदर क्या होता है, लिक्विड सॉलिड ठोस जो होता है वो लिक्विड में होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसकी विस्कोसिटी, लिक्विड की विस्कोसिटी यानी कि जो गाढ़ापन है वो ज्यादा होता है, और इसीलिए बहता नहीं है जैसे लिक्विड की तरह, लेकिन इसके टच करने पे बिल्कुल वैसी सेंसेशन आती है जैसे कि आपका लिक्विड में आता है। तो इस तरह से हमने इस वाले भाग के अंदर इनके टेक्निकल नामों को जाना है और देखा है कि किस तरह से करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मिक्सचर को हम सेपरेट कैसे करें। अलग अलग मेथड हैं सबको अलग अलग करने के लिए, क्योंकि मिक्सचर की एक खास प्रॉपर्टी ये है कि इसे फिजिकल फॉर्म से आप अलग कर सकते हैं, भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है। तो पहला जो तरीका है वो हम इसमें पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी, जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पर। क्रोमो को मतलब होता है कलर, और ग्राफी का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, जहां पर हम रंगों को, जिस चीज से वो रंग बने उनको अलग अलग रूप में विभाजित कर सकें, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। खास तौर से डीएनए की जांच करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज करते की जाती है। कलर को उस जिस चीज से वो बना हुआ है उस चीज में भी देखने के लिए कलर को किया जाता है। तो अब अगर हम देखें, इट इज अ टेक्निक फॉर सेपरेट अ मिक्सचर बाय passing it in a solution or suspension through a medium in which the component move at different rate। इसमें सिंपल क्या किया जाता है, एक ऐसे लिक्विड के अंदर इसको बहाया जाता है जिसमें कि जो सॉल्यूशन है वो उसके जो कण हैं वो अलग अलग गति से चले। अब यह एक माध्यम या समाधान या निलंबन की एक मिश्रण को पृथक करने के लिए एक तकनीक है, जिसमें घटक घटक अलग अलग दरों पे चलते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं, ये बड़े सी चीज हो गई आपके समझ में शायद ना आई हो, तो एक बार इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर के अंदर एक इंक की ड्रॉप है। इंक की ड्रॉप को एक कागज पे ऊपर पानी के अंदर रख दिया गया कैपिलरी एक्शन की वजह से। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, पानी का ऊपर कागज पे, कपड़ों पे ऊपर की तरफ सोख लिया जाना, ये कैपिलरी एक्शन के अंदर आता है। होता क्या है ये हम बाद में जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये अलग अलग दर पे, अब कणों का साइज अलग अलग होगा, जिससे ये रंग बने हुए हैं उन सबका कण अलग अलग होंगे, बहुत छोटे छोटे कण हैं जिससे ये मिलकर एक स्याही बनी हुई है। अब क्योंकि सॉलिड है तो इस पे चढ़ने का यानी कि इसके बहने का रेट अलग अलग है, तो इससे क्या होगा, जो रंग जिस जिस चीज से बने हुए हैं वो उसी विभिन्न घटकों में यानी उतने ही फैक्टर्स में डिवाइड हो जाएंगे, उनके कंपोनेंट्स में टूट जाएंगे, और इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी।
तो समझ में आया क्रोमेटोग्राफी। चलिए आगे पढ़ते हैं, फर्दर इस चीज को देखते हैं। सेकंड, हम चीजों को अलग कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट का दूसरा रूप है बाय फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, छनन विधि के द्वारा। सिंपल है, जैसे कि अगर हमें चाय से चाय पत्ती को निकालना हो तो क्या होगा, एक छन्नी से छान लिया जाता है। वही मेथड है, कोई अलग नहीं है। तो फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस by separating a suspended solid matter from a liquid by causing a latter to pass through a pores of some substance। कोई भी छन्नी आप लेंगे उससे आप इसे निकाल देंगे। अगर छन्नी बड़े रूप को निकालती है तो बहुत छोटे माहीन कणों को निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फिल्टर पेपर। जैसे कि आप एग्जांपल भी देख रहे हैं, यहाँ पर सस्पेंशन है जिसमें आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों मिले हुए हैं। जब आपने इसे एक फिल्टर पेपर के थ्रू निकाला तो सॉलिड पार्ट यहाँ रह गया आपका, और लिक्विड इसके अंदर बहकर एक जगह इकट्ठा होता चला गया। और इस तरह से आपको यहाँ पर बिल्कुल प्योर फॉर्म वाटर मिल जाता है। हो सकता है इसमें इम्प्योरिटीज भी हों, लेकिन एक तरह से सॉलिड पार्ट को हटाने के लिए एक अच्छा मेथड है। इसी का बड़ा रूप अगर आप देखते हैं, जो आपके घरों तक पानी आता है उसके अंदर असल में ये ग्रेविटी फिल्ट्रेशन मेथड यूज किया जाता है, जिसमें कि एक मीडिया क्या हो सकता है, ये वाला जैसे कि रेत जैसे कण, और नीचे अलग अलग लेवल के आपके जो पत्थर होते हैं उनको यूज किया जाता है। ऊपर से पानी डाला जाता है जो कि गंदा पानी होता है, जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। उसको इधर डाला जाएगा, ये पानी पोर्स होता हुआ आराम से जाएगा नीचे होते हुए, फिर ये पाइप के जरिए एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा। हालांकि जहाँ बड़े टैंक होते हैं, जो कि आप देखते हैं ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं, वहां पर इसका बड़ा रूप आपको देखने को मिलता है। मेथड यही होता है, प्रोसेस यही होता है। तो तरल पदार्थ से निलंबन ठोस को अलग करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाते हैं, हम फिल्ट्रेशन या छनन विधि के द्वारा हम इनको अलग करते हैं। तो बहुत आसान सी चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब है कि आप किसी चीज को भाप के द्वारा इवेपोरेट करके, यानी कि भाप बना के हटाते हैं। अब इवेपोरेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग चीजों में अलग करने के लिए काम आता है। अब मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि नमक को पानी के अंदर घोल दिया, अब दोनों को अलग करना। अब ये जो नमक को अलग करने वाली बात है, तो अगर आप फिल्टर करेंगे क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिल्ट्रेशन पॉसिबल है, नहीं। क्या आपका फर्स्ट मेथड क्रोमेटोग्राफी से पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि वो कलर में भी नहीं डिवाइड होगा। तीसरा मेथड जो हमारे पास बचता है वो बचता है इवेपोरेशन का। इसमें हम क्या करेंगे, नमक को पानी के साथ उबाल देंगे। अब हमें ये पता है कि पानी जल्दी उबल जाता है, यानी कि इवेपोरेट वो जल्दी कर जाता है, और वहीं पर आपका जो वाष्पीकरण इतना जल्दी हो जाता है, वहीं पे नमक जो है वो जल्दी से भाप नहीं बनेगा, क्योंकि उसका इवेपोरेटिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो आपको दो सेपरेट अलग करने हैं, आपको लिक्विड और सॉलिड में से दोनों को अलग करना है। यही प्रक्रिया लगाई जाती है पानी को नमक से अलग करने के लिए। नमक बनाने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। समुद्र के पास में एक जगह बनाई जाती है, वहां ऐसी क्यारियां बनाई जाती है जैसे कि आपको ये देखने को मिल रही हैं। ऐसी क्यारियां बनाने के बाद इन्हीं के अंदर नमक को पानी क्यारियों में भर दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद इवेपोरेशन के थ्रू ये पानी उड़ जाता है ऊपर की तरफ, और उड़ता हुआ पानी ये पानी से नमक को अलग करता है। नमक को इकट्ठा कर लिया जाता है और इनको भेज दिया जाता है। यही पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर हम इवेपोरेशन करते हैं। इसमें आप अलग अलग चीजों को कर सकते हैं। आप रेत को भी अलग करना चाहें तो ये भी मेथड एक अवेलेबल है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेता है। इवेपोरेशन के लिए और भी कंडीशन होती है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, पानी की मात्रा हवा में बहुत ज्यादा है, तो इवेपोरेशन बहुत जल्दी से नहीं होगा। उसके लिए इसीलिए बारिश में जल्दी से पानी जो भाप है उसकी वजह से बहुत तेजी से ऑपरेशन नहीं होता। हालांकि कुछ और चीजों पे भी डिपेंड करता है, हम उस चीज पे बाद में जाएंगे। बस ये समझिए एक मेथड है। आगे बढ़ते हैं इसमें नए सेपरेशन मेथड के लिए। तो अगर आप देखते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जिसको हम बोलते हैं प्रभाजी आसवन हिंदी के अंदर, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हिंदी इंग्लिश के अंदर। अब इसके अंदर क्या होगा, जहां पर एक दूसरे की फिल्ट्रेशन में
अगर नॉर्मल हम डिस्टिलेशन करते हैं जिसमें हम सफाई कर रहे हैं या इवेपोरेशन कर रहे हैं, वो चीज़ों में जैसे कि अगर हमारे पास 2 घोल हैं, एक इथेनॉल का घोल है, इथेनॉल जो हम नॉर्मली अल्कोहल बोलते हैं, और उसमें पानी मिला हुआ है। अब दोनों को अलग करना है तो सिंपल मेथड क्या है, गरम कर दो। इथेनॉल जल्दी भाप बन जाएगी तो आपका भाप बन के वो पहले मिल जाएगा, उसके बाद आपका पानी उबलना आएगा, स्टार्ट करेगा। तो ये मेथड है जिसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। लेकिन इसमें डिस्टिलेशन का अगर कब यूज कर सकते हैं, जब उनके बॉइलिंग पॉइंट में 50 डिग्री का गैप हो। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब यूज हो जाती है जब उनके लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि वाष्पीकरण बिंदु जो है जिसमें वो भाप बन जाए, वो बहुत आसपास हो। तो एक तरीका जो है कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब को निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो हम याद करते हैं प्रभाजी आसवन विधि, यही आसवन विधि हम करते हैं, यही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। तो इसके अंदर होता क्या है एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल, इसको गर्म किया गया हीटर के द्वारा। ये हीटर है जिसके द्वारा गर्म किया गया। इस गर्म ऑयल को नीचे लाया गया और ये काफी टेम्परेचर हाई है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ करीबन 350 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर। इससे क्या होगा, ज्यादातर चीजें भाप बन जाएंगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्व हैं अलग अलग चीजों को जाने के लिए। तो यहाँ से उड़ता हुआ वो जब ऊपर गया तो यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं 300 डिग्री, यहाँ पर 260, 180, यहाँ पर 120, 70, 20 डिग्री तक आपने पहुंचा दिया। अब 20 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी चीजें ठंडी होने लगेंगी और उनका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होगा। वो आराम से ठंडे होकर द्रव में बदल सकती है, यानी लिक्विड स्टेट में आ सकती है। तो यहाँ से जो अभी गैस बन के गई वो क्या आ गई, यहाँ लिक्विड को इकट्ठा कर लिया। आपके पास लुब्रिकेटिंग ऑयल आ गया, यानी कि जो मोबी ऑयल आप देखते हैं कार वगैरह के लिए, वो कितने डिग्री पर आ गया आपका, 300 डिग्री पर आपको मिल गया। वहीं डीजल आपको कितने डिग्री पे मिला, 260 डिग्री पे मिल गया। और ऐसे ही जो जो चीजें जिस जिस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में बनती रहेंगी, उन्हीं को आपने अलग अलग स्टेज पे यूज कर लिया। ज्यादातर केमिकल्स, ज्यादातर प्लास्टिक आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू कच्चे तेल से ही मिलता है और इसीलिए इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इसी के अलग अलग मेथड हैं, जिसमें जैसे कि हम यहाँ पर भी देख रहे थे, जो मैं अभी आपको बता रहा था, जिस प्रोसेस के अंदर हम दो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, जो जिनका बॉइलिंग टेम्परेचर बिल्कुल पास पास हो, उनको अलग करना है, तो उसमें हम प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही यूज करेंगे। इसमें क्या किया हमने, बहुत पास के टेम्परेचर को लगातार मॉनिटर करते हुए टेम्परेचर बढ़ाया। जब टेम्परेचर पे आ गया, एक पहले प्री डिफाइंड टेम्परेचर पे पहुंच गया, जो पहले से हमने बता रखा उस टेम्परेचर पे पहुंच गया, या अब चीजें भाप बनने लगेगी तो लिक्विड इसमें से बहने लगेगा। लेकिन इसे आपको लिक्विड में बदलना है। तो ये सारा जो लिक्विड है वो मैं बोलता हूँ कि लिक्विड 1 है, L1 इसके अंदर बह रहा है। तो L1 इसके अंदर से बहता हुआ अंदर से आएगा। आप इसे ठंडा करेंगे कैसे, पानी के लिए, इसे कंडेंसर बोलते हैं, और कंडेंसर के थ्रू ये आपका लिक्विड में आ गया। आपने दोनों चीजों को अलग कर लिया और इसीलिए ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो प्लीज कमेंट में डाल दीजिएगा, हम आपको और भी बेहतर इसे समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जहां पर हम, एक टेक्निक है जिसमें मास ट्रांसफर अकर ड्यू टू फ्रॉम द लिक्विड सॉल्यूशन टू प्योर सॉलिड क्रिस्टलाइन फेज। इसमें क्या किया जाता है, लिक्विड से आप क्रिस्टल में चेंज कर लेते हैं ताकि उनको बाद में फर्दर सेपरेट किया जा सके। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि लिक्विड के थ्रू आप इस को देख रहे हैं। देखिए आपने जैसे इसको एक लिक्विड डाला, ये पूरा लिक्विड था, इसके अंदर आपने थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हुआ और यहाँ पर चीजें जमनी स्टार्ट हो गई। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ जमते हुए जो ये स्ट्रक्चर क्रिस्टल्स बन रहे हैं, इनको बाद में अलग किया जा सकता है। तो यही प्रोसेस होता है जिसमें क्रिस्टल बनाने के बाद आप इनको अलग कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल आते हैं, मिश्री जो आपने खाई है, जो आप लोग प्रसाद के रूप में खाते भी हैं, वो मिश्री बनाई कैसे जाती है, ऐसे ही विकिंग के थ्रू, यानी कि सॉल्यूशन बनाया जाता है चीनी का, और चीनी के सॉल्यूशन में बड़े बड़े धागे डाल दिए जाते हैं कॉटन के, धीरे पानी उसमें इकट्ठा रहता है और वो न्यूक्लियस पॉइंट दे देता है उनको। न्यूक्लियस पॉइंट क्या होता है, जहां पर वो चीज इकट्ठा हो सके, तो वो धीरे धीरे इकट्ठा होते हुए ऐसे ही क्रिस्टल बना लिए जाते हैं और उनको अलग कर दिया जाता है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण एक ये विधि है जहां पर शुद्धिकरण की तकनीक, जिसमें तरल विलयन से ठोस ठोस
क्रिस्टलीय में बदलाव होता है और जिनको अलग किया जा सकता है। तो एक और एग्जांपल यहाँ पर भी है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो आपका है ये क्रिस्टल है और ये लिक्विड के अंदर बना है, इसे आप बाद में अलग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगल, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाला, आम तौर पे देखे जाने वाला चीज़ है जिसको आप काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि अगर हम ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं या अपने खून जांच के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या किया जाता है, एक मशीन होती है जिसमें आपके लिक्विड खून को डालकर घुमाया जाता है। घुमाने से क्या होता है, जिस जिस चीज़ से जितनी भारी हमारे कण से खून बना है वो अपने अपने कंपोनेंट के अंदर यानी कि अपने अपने घटकों के अंदर विभाजित हो जाता है। अब इससे आप उनको अलग अलग रूप में निकाल लेते हैं। प्लाज्मा अलग निकाल सकते हैं, प्लेटलेट्स अलग निकाल सकते हैं, आरबीसी अलग निकाल सकते हैं, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अभी जैसे कि कोरोना के अंदर आपने एक नाम सुना होगा, प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी के अंदर सेम यही प्रोसेस किया जाता है। रक्त लिया जाता है उस व्यक्ति का जो कि अब बीमारी से ठीक हो चुका है, उस ठीक हुए इंसान से प्लाज्मा निकाला जाता है और किसी स्वस्थ व्यक्ति, ये स्वस्थ नहीं, जो बीमार व्यक्ति है, जो अभी अभी बीमार पड़ा है, उसके अंदर फ्यूज किया जाता है। हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना आसान नहीं होता जितना मैं आपको बता रहा हूँ। बस एक सिंपल मेथड आपको मैं समझा रहा हूँ। इसके अंदर आपने उसे दिया, उसके बाद जब वो खुद ही, उसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो कि उस आरबीसी को ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है, डब्ल्यूबीसी को स्ट्रांग बना देती है और लड़ने की एक क्षमता दे देती है, प्रतिरोधकता की एक अलग क्षमता दे देती है, तो जिसके बाद वो लड़ पाएंगे और उस बीमारी से काफ़ी अच्छे से ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से ये नया है सेंट्रीफ्यूगल में। एक बार देखते हैं क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप एंड डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड रोटर स्पीड। अपकेंद्रीय पृथक्करण एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग कणों में पृथक्करण के लिए उनके आकार, घनत्व, माध्यम से चिपचिपाहट और रोटर गति के अनुसार किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो आप देख रहे हैं, ये आ गया सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रीय बल। ये बहुत कॉमन मेथड है जिससे मलाई को यानी कि क्रीम को दूध से अलग भी किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आपने दूध डाला, यहाँ पर अंदर एंटर किया दूध, यहाँ पे गया। अब जब किया तो यहाँ पर जैसे ही दूध पड़ा तो ये ड्रम बहुत तेजी से घूम रहा है। जो हल्के कण हैं वो बीच में रह जाएंगे, लेकिन जो भारी हैं वो दूर तक फैलेंगे क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है। तो ये भारी कणों को अगर हटाना है, भारी कण कौन से होंगे, क्रीम के होंगे। हल्के कौन से होंगे, दूध के होंगे। या उल्टा बोला? नहीं, उल्टा बोला बिल्कुल। जो भारी कण है वो दूध के होंगे, क्रीम इसीलिए ऊपर तैरेगी तो हल्के होंगे। तो आपने क्या किया, क्रीम को तो अलग कर लिया यहाँ से और जो दूध बचा उसे अलग किया यहाँ से। तो दोनों चीज आपकी अलग हो गई अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देख रहे हैं हमने दूध को कैसे किया, ये पूरा प्रोसेस है। स्टार्ट किया, गोल गोल घुमाया, अब नीचे की तरफ आपका दूध रह जाता है, मिल्क रह जाता है, ऊपर की तरफ आपका क्रीम रह जाता है और इसीलिए क्रीम से इसको अलग कर लिया जाता है। जितना % क्रीम होता है उसका हिसाब से आप सैंपल लेते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन है जिसका उपयोग अलग अलग फिल्ट्रेशन में किया जाता है। नेक्स्ट, अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है एक बार हम देखते हैं। सॉल्युबिलिटी के साथ में, सॉल्युबिलिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। जैसे हमने देखा था कि संतृप्त क्या होता है, जितना उसमें घुल सके, मैक्सिमम अमाउंट जो घुल सके। तो इसी को अगर हम फर्दर डिफाइन या परिभाषित करने की कोशिश करें कि 100 ग्राम के अंदर एक तापमान पर 100 ग्राम के अंदर कितनी चीजें मैक्सिमम घुल सकती हैं, वो उसका वो उसका सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो घुलनशीलता यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान जो उसका वजन है, विलायक का द्रव्यमान या विलय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान जिसमें सॉल्यूशन का द्रव्यमान ले सकते हैं, ये दोनों चीज आ जाती हैं। तो ये और इनटू 100 अगर आप कर दोगे तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। इसी को इंग्लिश में मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्यूशन भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से निकाल रहे हैं, और यही आपका सॉल्युबिलिटी हो जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 100 ग्राम सॉल्ट में किसके अंदर मौजूद है, 550। 100 ग्राम सॉल्ट किसके अंदर मौजूद है, 550 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्युबिलिटी निकालनी है।
यानी कि 110 ग्राम नमक यदि 550 ग्राम विलेन में घुला है तो उसकी सांद्रता बतानी है। सिंपल फॉर्मूला यही लगाइए। अब पहला, सॉल्वेंट का मास कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना है 550 ग्राम। अब क्वेश्चन के अनुसार जो हमने अभी तक पढ़ा है 110 बटे में 550 इंटू 100, ये आपका आ गया 20%। ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए या इस चैप्टर को हमने खत्म कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो और जितने भी आपके ऐसे संगी साथी या दोस्त हों जिनको इस चैप्टर से सहायता मिल सकती है, प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा आप करा सकें। तो थैंक यू। और ये अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।